नमस्कार, हेलो, स्वागत है आपका सुमो बायोलॉजी में। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, चालू करते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। व्हेन यू लुक अराउंड, क्या कह रहा है कि व्हेन यू लुक अराउंड, आप अपने चारों तरफ देखेंगे, यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तब आपको अपने चारों तरफ लिविंग जिंदा चीज़ें और नॉन लिविंग मटेरियल भी मिलेगा। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योरसेल्फ what is it that makes an organism living, or what is it that an inanimate things do not have which a living thing has। तो जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं हमें जड़ और चेतन दो तरह के रूप मिलते हैं। चेतन लिविंग थिंग्स, जड़ नॉन लिविंग मटेरियल। तो ऐसी क्या चीज़ है जो लिविंग में है लेकिन नॉन लिविंग में नहीं है, या ऐसी क्या चीज़ है जो नॉन लिविंग में नहीं है लेकिन लिविंग में है। The answer to this is the presence of basic unit of life, the cell, in all living organism। इस सवाल का जवाब है कि लिविंग में आपको सेल, कोशिका मिल रही है, जबकि नॉन लिविंग में कोशिका नहीं होती। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव हमारे चारों तरफ हैं, वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। कुछ ऐसे हैं जो केवल एक कोशिका के बने हैं और एक कोशिका जीवन का रूप प्रदर्शित कर रही है। एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इस तरह के जो जीव हैं उनको हम एक कोश की जीव बोलते हैं। वाइल अदर्स लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। लेकिन बाकी के जो हैं हमारी तरह के, वो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, मल्टीसेलुलर बहुकोश की रचना है। एंड आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और हम उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है जी। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो तरह के हो गए आपके जीव। व्हाट इज अ सेल? Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential function of life। Unicellular organisms जो हैं उनमें ये क्षमता है कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अपना स्वतंत्र अस्तित्व दिखाएंगे, एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, और जीवन के सुचारू रूप से चलने के लिए जितने भी फंक्शन हैं वो सिंगल सेल्स कर रही होंगी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व दिखाते हैं और जीवन के सुचारू रूप से चलने के लिए जितने भी काम हैं उस काम को वो प्रतिपादित करते हैं। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डू नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कोई भी ऐसी चीज़, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कोई भी ऐसी चीज़, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कोई भी ऐसी चीज़ कि जिसमें आप देखेंगे कि सिंगल सेल कंप्लीट ना हो, सिंगल सेल तो कंप्लीट ना हो, कोई चीज़ मिसिंग हो, उससे क्या होगा कि उसका इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं होगी, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा। हेंस सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए आखिरी में आके हम कह सकते हैं कि जीवन की आधारभूत इकाई क्या है? सेल है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल, आधारभूत, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? सेल है। ठीक है जी। हम ये कह सकते हैं कि सेल क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर लाइक अस कंपोज्ड ऑफ, ये हो गई बात। चलिए आगे चलें। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी जीवित जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, आधारभूत इकाई क्या है? सेल है। एंटोन वन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइफ सेल। एंटोन वन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जिंदा सेल को देखा और डिस्क्राइब किया। रॉबर्ट हुक का नाम और लिख लीजिएगा। रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मृत सेल को देखा था, कॉर्क सेल्स को देखा था, और रॉबर्ट हुक ने टर्म दिया था सेल। Who coined the term cell? Robert Hooke coined the term cell. रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। किस में डिस्कवर किया? ऑर्किड की रूट में। लिख लीजिएगा आप लोग, ऑर्किड की रूट में। तो ऑर्किड की रूट में इन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज होने के बाद सेल से संबंधित जो रचनाएं हैं उनकी विस्तृत अध्ययन किया जा सका। सेल थ्योरी पे आ जाइए। सेल थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, 2019 के नीट में आया था। हु प्रपोज द सेल थ्योरी? 1838 मैथियास श्लाइडेन। 1838 में श्लाइडेन ने, जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक थे। एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। इन्होंने प्लांट पे काम किया और कहा
कि प्लांट जो है अलग अलग तरह की सेल से बने हैं विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ प्लांट, जो प्लांट का ऊतक बनाते हैं। एट अबाउट द सेम टाइम थियोडोर श्वान, और लगभग इसी समय में 1838 की ये बात है, 1839 में थियोडोर श्वान, वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, वो जंतु वैज्ञानिक थे ब्रिटेन के, स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन्होंने बताया कि एनिमल सेल में सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो थिन पतली मेम्ब्रेन की बनी होती है, पतली लेयर है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ही आल्सो कंक्लूडेड, साथ के साथ उन्होंने केवल जंतु कोशिका पे काम नहीं किया, पादप कोशिका पे भी काम किया। ही आल्सो कंक्लूडेड, और इस बात का निष्कर्ष निकाला अपनी बेस्ड ऑन हिज स्टडीज़, अपने अध्ययन के आधार पे, ऑन प्लांट टिश्यू पे जो उन्होंने किया था, दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स, कि सेल वॉल मिलना एक विशिष्ट गुण है किसका, प्लांट सेल का। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, और इस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस श्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। इस आधार पे श्वान ने हाइपोथेसिस दी। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, सेल हाइपोथेसिस किसने दी? तो सेल थ्योरी तो सबको याद रहता है, सेल हाइपोथेसिस आप लोग भटक जाते हो। सेल हाइपोथेसिस किसने दी? श्वान ने दी। और श्वान ने ये बोला कि एनिमल की बॉडी और प्लांट की बॉडी किससे बनी है, सेल या प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनी है। हाँ जी, तो श्वान ने श्वान हाइपोथेसिस दी और उन्होंने बताया कि भाई सेल प्लांट की या एनिमल की बॉडी जो है वो किससे बनी है, सेल या सेल के प्रोडक्ट से बनी है। श्लाइडेन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तो अगर आपसे पूछा जाए सेल हाइपोथेसिस किसने दी, तो आपका जवाब होगा श्वान ने। और अगर आपसे पूछा जाए सेल थ्योरी किसने दी, तो आपका जवाब होगा श्लाइडेन एंड श्वान ने। Schleiden and Schwann together formulated the cell theory. This theory, however, did not explain as the how the new cells form. Schleiden and Schwann ने सेल थ्योरी दी और सेल थ्योरी में यही बताया उन्होंने कि प्लांट की बॉडी हो भले एनिमल की बॉडी हो, वो सेल से बनी है या सेल के प्रोडक्ट से बनी है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि नई सेल्स कहाँ से आती हैं। रुडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट से 1855 में उन्होंने एक्सप्लेन किया द सेल्स डिवाइडेड एंड द न्यू सेल्स आर फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, की सेल डिवाइड होती है, विभाजित होती, कोशिका विभाजित होती है और कोशिका के विभाजित होने से नई सेल्स बनती हैं। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये एक उन्होंने टर्म दिया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब है कि नई बन रही सेल्स पहले से मौजूद सेल्स के सेल डिवीजन से बनती है। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ श्लाइडेन एंड श्वान टू गिव द सेल थ्योरी, और उन्होंने श्लाइडेन एंड श्वान की हाइपोथेसिस ऑफ श्लाइडेन एंड श्वान की जो हाइपोथेसिस थी उसको मॉडिफाई करके सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे, जैसा कि आज की तारीख में हम कोशिका सिद्धांत को समझते हैं। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? कोशिका सिद्धांत कहता है, आज की तारीख में जो कोशिका सिद्धांत है वो क्या कहता है? ऑल लिविंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जीवित जीव हैं, जीवित जीवों का बॉडी किससे बनी है? कोशिका या कोशिका के उत्पाद से बनी है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और न्यूली फॉर्म सेल्स कैसे अराइज हो रही हैं? पहले से मौजूद सेल्स के सेल डिवीजन के द्वारा। ठीक है जी। तो अब हम लोग बात करें व्हाट इज सेल, ये बात करी थी हम लोगों ने, और फिर हम लोगों ने बात करी है सेल थ्योरी की। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल। एक हम लोग जर्नल लुक देखते हैं, एक जर्नल व्यू देखते हैं कि क्या है भाई सेल क्या है। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड इन एन अनियन पील, आपने किया होगा, अध्ययन किया होगा प्याज के छिलके का और ह्यूमन चिक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, या मानव के गाल की त्वचा की सेल्स को देखा होगा अंडर द माइक्रोस्कोप। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर को याद करिए। अनियन सेल विच इज टिपिकल प्लांट सेल हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एट इट्स आउटर बाउंड्री। अनियन सेल जो पादप कोशिका को रिप्रेजेंट करती है, पादप कोशिका की सबसे बाहर वाली बाउंड्री कौन बना रहा? एंड जस्ट विद इन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन, सबसे बाहर वाली बाउंड्री सेल वॉल बना रहा। तो कोशिका भित्ति मिलेगी आपको प्लांट सेल में, और उसके अंदर आपको मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चिक, और अगर एनिमल सेल की बात करें, हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो इसमें आपको बाहर की तरफ क्या मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, कोशिका सेल वॉल नहीं मिलेगी। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। सेल में आपको क्या मिल रहा है? प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, आपको मेम्ब्रेन बाउंड सघन एक
रचना मिल रही है, जिसको कि न्यूक्लियस केंद्रक बोल रहे हैं। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोजोम, इस न्यूक्लियस में क्या है, केंद्रक में क्या है, क्रोमोजोम है, विच इन टर्न कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल डीएनए, और ये क्रोमोजोम किसके बने हैं, डीएनए के बने हैं। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल, और वो सेल्स जिसमें केंद्रक में आपको झिल्ली से आबद्ध केंद्रक मिल रहा है, वो कैसी सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स है। वेयर एज सेल्स दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, जिसमें आपको झिल्ली से आबद्ध केंद्रक नहीं मिल रहा। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो टर्म यूज हुए हैं। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, पुराना, कैरियन टर्म यूज होता है केंद्रक के लिए, कैरियन का मतलब होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक पुराने टाइप के केंद्रक वाली सेल, और यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, वास्तविक, ट्रू, और कैरियन का मतलब वही न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो तरह की सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिल रही, केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं मिल रही, तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो बाउंड नहीं है, आबद्ध नहीं है, किससे, मेम्ब्रेन से। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल a semi fluid matrix called cytoplasm occupy the volume of the cell। भले प्रोकैरियोटिक सेल हो, भले यूकैरियोटिक सेल हो, तो उसका ज़्यादातर ये स्पेस कौन घेर रहा है, ज़्यादातर स्पेस घेर रहा है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। सेमी फ्लूइड का मतलब है अर्ध तरल, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस को, तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स घेर रहा जो कि साइटोप्लाज्म होता है। सेल दैट है in both prokaryotic cell and eukaryotic cell, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupy the volume of the cell. The cytoplasm is the main arena of cellular activity in both cell, plant cell and animal cell। और साइटोप्लाज्म ही मुख्य रंगमंच है, ऐसा स्टेज है जिसपे सब हो रहा है एक्शन। तो मेन एरिना, मेन जो एक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इनटू इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेज, और कि सेल को जीवित अवस्था में रखने के लिए जितने भी केमिकल रिएक्शन है, ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं। बिसाइड्स द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल्स आल्सो हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेली like the एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल। बोल रहा है कि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के अलावा आपको कोशिका के और अंग भी मिलेंगे जो झिल्ली से आबद्ध होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, और ये प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं मिलते जो आपको यूकैरियोटिक सेल में मिल रहे हैं। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल सेल्स, और राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, झिल्ली से आबद्ध नहीं है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो आपको प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल दोनों में मिल रहे हैं, बोथ यूकैरियोटिक सेल एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल। तो राइबोसोम्स आपको सेल के साइटोप्लाज्म में तो मिलेंगे, उसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में ये आपको दो सेल के अंगों में भी मिलेंगे। कौन से, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में भी मिलेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेंगे, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मिलेंगे। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर मिलेंगे और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे उसकी सरफेस पे मिलेंगे। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन, और आपको एनिमल सेल में सेंट्रोसोम मिलेगा जो जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती, दो सेंट्रोसोम मिलके सेंट्रियोल बनाते हैं। सेंट्रोसोम आपको एनिमल सेल में ही मिलेगा, प्लांट सेल में नहीं मिलेगा। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। सेल आपको अलग अलग साइज़ की, अलग अलग शेप की, अलग अलग एक्टिविटी की मिलेगी। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल्स आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया आपको सेल अलग अलग आकार की, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग साइज़ की मिलेगी। सबसे छोटी सेल द स्मॉलेस्ट सेल्स माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी नॉन सेल लिविंग सेल सिंपलेस्ट सेल है जिनकी की लेंथ करीब 0.3 माइक्रोमीटर होती है, ओनली अबाउट 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। वाइल बैक्टीरिया, और जनरली बैक्टीरिया जो है आपको 3 से 5 माइक्रोमीटर लेंथ के मिलेंगे, कुड बी ऑफ 3 to 5 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच।
सबसे छोटी सिंगल सेल आइसोलेटेड पृथक करी गई सबसे छोटी सिंगल सेल कौन सी है? एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच शतुरमुर्ग का अंडा। Another among multicellular organisms, human red blood cells are about 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसके अलावा कह रहा है ह्यूमन बींग्स में, मानव में आरबीसी की जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो 7 माइक्रोमीटर है। तो ये जो यहाँ पे आपको डाटा दे रखा है, इसको आपने रट लेना है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल ऑस्ट्रिच का एग, स्मॉलेस्ट सेल्स माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया का डायमेंशन कितना हो सकता है? 3 से 5 माइक्रोमीटर हो सकता है। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट। देखिए लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फ़र्क है, लॉन्गेस्ट सबसे लंबी, लार्जेस्ट सबसे बड़ी। नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स मिल रही है 90 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 90 सेंटीमीटर टू 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर हो सकता है नर्व सेल का लेंथ। तो नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। सेल्स आपको अलग अलग शेप की मिलेगी। दे मे बी डिस्क शेप, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। तो डिस्क शेप आपको मिल सकती है डिस्क के आकार की, पॉलीगोनल बहुकोणी 6 से ज़्यादा कोण, कॉलमनर लंबी लंबी टॉलर, क्यूबॉइडल क्यूब के लाइक आकार की, थ्रेड लाइक मतलब धागे नुमा, और इवन इरेगुलर, और ऐसी भी मिल सकती है सेल जिसका कोई निश्चित आकार प्रकार ना हो। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद इट्स फंक्शन दे परफॉर्म। सेल का शेप इस बात पे भी निर्भर करता है कि सेल कौन सा फंक्शन कर रही है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आके आपका ख़त्म हुआ सेल का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल को। तो आज हम लोगों ने पढ़ा सेल का, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाट इज सेल, सेल क्या है, सेल थ्योरी किसने दी थी, ओवरव्यू ऑफ सेल। तो इनमें से जो आज पढ़ा है एक आध क्वेश्चन इसमें से फंस जाता होता है। अगले लेक्चर में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना रखता हूँ मैं। तो सेल थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सेल थ्योरी के एक्सेप्शन क्या है वो याद रख लीजिएगा। सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है वायरस। वायरस पे सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सेल थ्योरी बोलती है जो भी लिविंग है वो सेल का बना, जबकि वायरस में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वायरस कैसा है? इनर्ट पार्टिकल है आउटसाइड द होस्ट सेल। होस्ट सेल के बाहर, मेजबान के बाहर वायरस कैसा है? इनर्ट पार्टिकल है। लेकिन जब वायरस किसी की बॉडी में, सेल में, होस्ट सेल में आ जाता है तो उस सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी को टेक ओवर कर लेता है और फिर उससे अपना काम कराता है। तो बायोसिंथेटिक मशीनरी को टेक ओवर कर लेगा और उससे फिर अपना काम कराएगा। ये काम होता है वायरस का। ठीक है जी। तो वायरस में सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, याद रख लीजिएगा। जो बातें आज के लेक्चर में आपको याद रखनी है, एक तो आपको सेल थ्योरी किसने दी ये याद रखना है, सेल थ्योरी क्या कहता है ये याद रखना है, विर्चॉ साइंटिस्ट का नाम याद में रखना है कि विर्चॉ ने बताया था कि नई बन रही सेल्स पहले से मौजूद सेल्स के सेल डिवीजन से बनती। श्लाइडेन श्वाडेन का नाम, श्लाइडेन और श्वान का नाम याद रखना है। श्वान ने सेल हाइपोथेसिस दी थी, श्लाइडेन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी थी। और सेल थ्योरी के अनुसार जितने भी जीव हैं वो सेल से बने हैं या सेल्स के प्रोडक्ट से बने हैं। विर्चॉ ने बता दिया था कि नई बन रही सेल्स पहले से मौजूद सेल्स के डिवीजन से बनती हैं। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन का नाम याद में रखना है। उसके अलावा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक का नाम ध्यान में रखना है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया, या कहिए कि डिस्क्राइब किया, स्टडी करी। रॉबर्ट हुक ने टर्म दिया था सेल, और रॉबर्ट हुक ने कॉक सेल्स को देखा था। और रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड सेल्स की, ऑर्किड की रूट्स में न्यूक्लियस को देखा था। ठीक। तो इसके अलावा आपका कि ये जो सेल आखिरी में आके ओवरव्यू ऑफ सेल में जो उन्होंने भाई ये बता दिया अलग अलग डायमेंशन, सिंगल लार्जेस्ट सेल आइसोलेटेड ऑस्ट्रिच, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल, ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर, माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ये बातें सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट सेल नोन है माइकोप्लाज्मा। आज के जो लेक्चर हुआ 20 मिनट का, 4 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं हर बार, हर दूसरे साल पूछे जाते हैं, जिसको मैंने आखिरी में रिपीट किया है। यही 4 बातें आपसे घुमा फिरा के पूछी जाती हैं और एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी पूछा जाता है जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है। तो वायरस है, याद रखिएगा। अगले लेक्चर में मिलता हूँ आपसे प्रोकैरियोटिक सेल के साथ। बने रहिए सुमो बायोलॉजी पे, एंजॉय करते हैं। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।